तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास थीम है, जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कार्बन कंपाउंड का तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो टॉपिक हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो अभी क्या है, कार्बन का अकरेंस, कि कार्बन नेचर में पाया जाए, एटमॉस्फेयर में पाया जाए, या अगर कहा जाए अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है तो कैसे पाया जाता है, उसके कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। हालांकि हमने सब कुछ लिख भी दिया है, समझ में आ भी जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहली बात करी गई है कि अर्थ के क्रस्ट में, क्रस्ट मतलब होता है जो अर्थ की पपड़ी होती है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट में अगर आप देखेंगे तो कार्बन कितना होता है, तो 0.02% होता है। इस बात को याद रखिएगा, सिर्फ याद करने की बात है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। इसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अगर पूछा जाए, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा कई सारी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड कितने % होती है, तो इसका सिंपल सा आंसर है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसके बाद आते हैं, कुछ बात करेंगे हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की, कि कार्बन के पास जो एलोट्रोप्स हैं, कार्बन कुछ और फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं एलोट्रोप्स, ठीक है। कार्बन अगर आप देखेंगे तो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कार्बन कोयले के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। एलोट्रोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना आपको ज़रूरी है कि एलोट्रोप क्या होता है। तो एलोट्रोप ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स आप कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ फॉर्म्स होती हैं कार्बन की जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। लेकिन क्योंकि कार्बन का बना हुआ है, चाहे वो डायमंड हो, एक एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है, और बकमिनिस्टर फुल्लीन्स या फुल्लीन्स भी एक एलोट्रोप होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके बने हुए हैं, कार्बन के ही तो बने हुए हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ज़्यादातर सेम होती हैं, ठीक है। तो ये मेनली डेफिनेशन होती है किसकी, एलोट्रोप की। अगर कार्बन के एलोट्रोप की बात करी जाए तो कार्बन मेनली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला आपका है डायमंड, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, और तीसरा है फुलरीन्स। हमको फुलरीन्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो फुलरीन होते हैं, ठीक है। मेनली अगर आप देखेंगे इनकी फैमिली में 2 फुलरीन्स आपको पढ़ने हैं, 2 आपको पता होना चाहिए, कार्बन 60 और एक कार्बन 70, ठीक है। कार्बन 60 जो होता है वो फुटबॉल के शेप का होता है, और हर एक कॉर्नर, मतलब हर एक जो वर्टिसेस, जो आप ये कह सकते हैं कि जो कॉर्नर होती है, ठीक है, जो मतलब इस तरीके से आपने देखा होगा हेक्सागन बने होते हैं फुटबॉल में, तो ये जो हेक्सागन बना हुआ है, तो ये हर एक कार्बन, मतलब जो कोने दिखाई पड़ रहे हैं क्या है, कार्बन एटम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन 60 यहाँ पर बनता है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर पूछा जाए कार्बन 60 क्या होता है तो आप कह सकें इट इज़ अ फुलरीन, और ये एक एलोट्रोप होता है किसका, कार्बन का। हम लोग को मेनली जो बात करनी हो किसकी किसकी करनी है, तो डायमंड की करनी है और ग्रेफाइट की करनी है। डायमंड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डायमंड की। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, याद रखिएगा। हार्डेस्ट एलिमेंट नहीं कहेंगे, एलिमेंट नहीं है ये, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो अगर पूछा जाए कि हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अभी तक हम लोग को पता है वो कौन सा है, वो है हमारा डायमंड, ठीक है। डायमंड की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी जाए, जो आप लोग ने क्लास 10th के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ी होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, 2.42 होती है, और ये मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी सब्सटेंस की, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला ये प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो गई डायमंड की कि ये कैसा सब्सटेंस है, तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दूसरा आपको पता होगा डायमंड कलरलेस होता है, डायमंड में कोई कलर नहीं होता है। डायमंड कलरलेस के साथ साथ याद रखिएगा ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब उसके आर पार लाइट पास हो जाती है, इसीलिए कैसा है, ट्रांसपेरेंट भी है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है कि हर एक कार्बन एटम, ठीक है, डायमंड के केस में हर एक कार्बन एटम जो भी होगा, यहाँ बना देते हैं, हर एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। कैसे बॉन्डेड होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनी होती है हर एक कार्बन की 4 और कार्बन एटम के साथ, 3 के साथ नहीं, 4 और कार्बन एटम के साथ हर एक कार्बन ज्वाइंट होता है। किस केस में, डायमंड के केस में। ग्रेफाइट में यही चीज़ क्या आती है, कार्बन के साथ 4 के साथ ज्वाइंट था, लेकिन ग्रेफाइट में आप देखेंगे तो हर एक कार्बन एटम 3 के साथ ज्वाइंट होगा, चौथे के साथ नहीं होगा। मतलब वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितनी कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं, तो कार्बन के बीच में मेनली हर एक कार्बन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगी, ठीक है, और वो भी कार्बन के साथ होंगी।
तो यहाँ पर देखिए बात करी हम लोग ने किसकी बात करी, डायमंड के बारे में बात करी कि हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 अदर कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आपको याद रखना है, हर एक कार्बन एटम। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है इसकी कि जो कार्बन मतलब जो डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड होता है वो कैसा कंडक्टर है, तो पुअर कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है आपको समझना कि डायमंड कैसा है, पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट आप लोग ने देखा होगा, जो पेंसिल की लेड है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पेंसिल की लेड है उसमें लेड का परसेंटेज कितना है, ठीक है। लेड एक एलिमेंट है, आपको पता होगा, पीबी जिसका सिंबल है, तो लेड एलिमेंट है, लेकिन याद रखिएगा पेंसिल की लेड में लेड नहीं होता, पेंसिल की लेड में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी एक फॉर्म है कार्बन की, एक एलोट्रोप है कार्बन का। इसकी कुछ अगर प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो पहली प्रॉपर्टी क्या दी गई है, सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है। स्लिपरी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये स्लिपरी होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, मशीन्स में यूज़ किया जाता है, ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस बनाए जाते हैं ग्रेफाइट के, और इसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में यूज़ किया जाता है, किसको, ग्रेफाइट को। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक एलोट्रोप है कार्बन की और उसको क्या किया जा रहा है, उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया रहा है। अब आपको बताना है वो एलोट्रोप कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, आपको पता होगा ग्रेफाइट का कलर क्या होता है, ग्रे होता है, या उसको आप ब्लैक कहें तो ज़्यादा बेटर है, तो ब्लैक कलर का होता है ग्रेफाइट। इसके बाद यहाँ पर समझना है इसकी जो रिंग्स होती हैं, मतलब अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें रिंग्स बनी होती हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, और हर एक रिंग एक के ऊपर एक अटैच होती है, मतलब लेयर फॉर्म में ये रिंग्स लगी होती हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ग्रेफाइट के केस में जो रिंग्स होती हैं वो एक के ऊपर एक लेयर्ड फॉर्म में लगी हुई होती है, और वो स्लिपरी होती है लेयर्स, इसी वजह से इसको हम लोग ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस की तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं कार्बन के बारे में बताया गया, यहाँ पर बॉन्ड बताई गई, जिसे भी हमने यहाँ पर देखा था, हमने डायमंड के केस में देखा था, हर एक कार्बन एटम जो था, ठीक है, वो 4 और कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड था। कैसा बॉन्डेड था, कोवेलेंटली बॉन्डेड था, क्योंकि आपको पता होगा कार्बन जो है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कार्बन करता क्या है, कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो दे नहीं सकता, जो इलेक्ट्रॉन ले नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्योंकि शेयरिंग करता है इसीलिए कैसी बॉन्ड बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ग्रेफाइट के केस में अगर देखेंगे तो हर एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम के साथ कैसी बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। फ्लैट लेयर्स होती हैं कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, और हर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर चढ़ी हुई होती है, और दोनों के बीच में स्लिपिंग होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनलेस, मतलब ये चीज़ों को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में ग्रेफाइट का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दी गई कि ईच कार्बन एटम अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, मतलब हर एक कार्बन एटम, याद रखिएगा, 3 और कार्बन एटम से अटैच होता है। किस केस में, याद रखिएगा, ग्रेफाइट के केस में। डायमंड के केस में अगर आप देखेंगे, डायमंड के केस में उल्टा होता है। डायमंड के केस में हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जैसे हमने डायमंड में देखा था, डायमंड क्या था, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, लेकिन अगर आप ग्रेफाइट को देखेंगे तो ग्रेफाइट पुअर कंडक्टर नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर होता ही है, साथ ही साथ हीट का भी एक गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। इसके बाद फुलरीन्स की बात करेंगे तो फुलरीन्स अभी हमने आपको बताया, ज़्यादा इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 2 फुलरीन याद रखिएगा, एक कार्बन 60 और एक कार्बन 70, ठीक है। कार्बन 60 जो है, इसका जो शेप होता है वो बॉल्स की तरह होता है, तो कभी कभी इसको बकी बॉल्स भी कह दिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टी, मतलब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आपसे पूछा जाता है कि कार्बन का जो नेचर है वर्सेटाइल क्यों होता है, सबसे अलग क्यों होता है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, बहुत सिंपल से 2 रीज़न आपको याद रखना है। पहला रीज़न क्या है, कैटिनेशन है, और दूसरा रीज़न क्या है, टेट्रावेलेंसी है, ठीक है। तो पहले आपको कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर याद हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखिए कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेता है,
ठीक है। कार्बन के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेता है। और कैसी बॉन्ड बना लेता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। और ये कैटिनेशन होता है इसमें क्यों है? तो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो ये है कि इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, और जितना ज़्यादा साइज़ छोटा होगा, मतलब जितना छोटा साइज़ होता है कार्बन का, या ये कहें कि जितना एलिमेंट का साइज़ छोटा होता है उतना ही बॉन्ड जो होती है स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन के केस में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए आप कहेंगे कि कैटिनेशन कार्बन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन में भी आपको देखने को मिलेगा, सिलिकॉन में भी क्या होता है? कैटिनेशन नहीं होता, ठीक है। सिलिकॉन में आप कैटिनेशन नहीं देखेंगे। लेकिन जो कैटिनेशन है, अगर आप सिलिकॉन को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें कैटिनेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो स्मॉल नहीं है। साइज़ जब छोटा होता है तो कैटिनेशन का जो, ये कहें कि कैटिनेशन ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है, उसका एक्सटेंड ज़्यादा होगा। लेकिन अगर साइज़ बड़ा है तो बॉन्ड वीक होगी, जिसकी वजह से सेल्फ लिंकिंग नहीं हो पाएगी। तो सिलिकॉन में क्योंकि साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, इसी वजह से वहाँ पर सेल्फ लिंकिंग नहीं हो पा रही है, और जो बॉन्ड बन रही है वो कैसी बन रही है? वीक बन रही है, ठीक है। लेकिन कार्बन के केस में, क्योंकि अगर साइज़ देखें कार्बन का, छोटा साइज़ है, और अगर साइज़ छोटा है तो क्या होगा? साइज़ छोटा होने से होगा ये कि जो बॉन्ड बनेगी वो स्ट्रांग होगी। इसीलिए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी कार्बन में ज़्यादा होती है, कार्बन में होती है। इसके बाद अगला आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी आप लोग देख सकते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 6 है। और क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा। और क्योंकि 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखिए, अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है तो ना ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। नाइदर इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन नॉर इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना दे पाएगा ना ले पाएगा, तो ये करता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है वो कैसी होती है? कोवैलेंट बॉन्ड होती है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है, द बॉन्ड दैट आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से बनती है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन देते हैं या जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ऐसे कंपाउंड्स, तो जो बॉन्ड उस केस में बनती है दैट इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और याद रखिएगा, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बता रहे थे टेट्रावैलेंसी के बारे में। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है? क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी गई टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब होता है 4, वैलेंसी आपको पता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब क्योंकि कार्बन ना इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है ना कार्बन इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, इसीलिए क्या करता है? शेयरिंग करता है चारों इलेक्ट्रॉन्स की। और किसके साथ में शेयरिंग करता है? तो कार्बन खुद के साथ भी करेगा, मतलब दूसरे कार्बन एटम के साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, और साथ ही साथ अगर आप देखें सल्फर और हैलोजन के साथ भी ये शेयरिंग करता है। कौन? कार्बन। तो इस वजह से कार्बन में बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, या इसी को एक और नाम दिया गया वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन में इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों होता है, या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन अगर पूछा जाएगा तब भी आप ये दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है तो भी आप यही दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। अब यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों ले और क्यों दे नहीं सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही क्यों करता है, वाई इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन नॉर इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। देखिए, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं कर सकता। या दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कार्बन कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन क्यों नहीं करेगा। अब देखिए, कोई भी चीज़ कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन कब करती है? वो तब करती है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है, और कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को ना लूज़ कर पा रहा है ना कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल सी बात समझनी है कि कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी नहीं कर सकता और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछाएगा क्यों नहीं, अब आपसे पूछा क्या आएगा? क्यों नहीं कर सकता है गेन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन क्यों नहीं गेन कर सकता है, इसको समझिएगा। जैसे अगर कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया जाए, मान लीजिए न्यूक्लियस है, अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, ये पहली शेल होगी तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और दूसरी शेल अगर आप देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे, ठीक है।
4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। अब समझिए इस केस में अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये भी 6 हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन से हमको कोई खास मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो पता है आप लोग को आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए इसको। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो ये तो इनिशियल केस था, ये कैसा केस है, इनिशियल केस है। फाइनल केस में अगर आप प्रोटॉन देखेंगे वो कितने हैं, 6 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस हो रहा है या इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन 6 हैं और इलेक्ट्रॉन्स 10 है। जो करता क्या है, जो इस एटम की या ये कहें कि इस आयन की स्टेबिलिटी को ख़त्म कर देता है, मतलब जो आयन है वो कैसा होता है, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, मतलब कार्बन एटम जब 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो इसके पास प्रोटॉन कितने हो जाते हैं, 6 रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस आ रहा है या इम्बैलेंस आ रहा है, जिसकी वजह से जो आयन बनेगा, ये कहें कि जो कार्बन 4+ या कार्बन 4- है यहाँ बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनायन बनता है, मतलब निगेटिव आयन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, मतलब कैटायन बनता है। तो आपसे यही आपको बताना है, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन 6 ही रहे। अब क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये जो आयन एग्जिस्ट करेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने की वजह से ये आयन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद आती है बात कि ये लूज़ क्यों नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को। तो अभी हमने आपको बताया कि गेन क्यों नहीं कर सकता, अब आपको बताते हैं लूज़ क्यों नहीं कर सकता। अब देखिएगा, लूज़ करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान है। क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए होता, जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। कन्फिग्रेशन इसका है 281, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ईजी है, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। क्यों आसानी से रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि इस केस में जो एनर्जी लगेगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बन है और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाए तो क्या होता है, 2,4 होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को हटना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटना है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ठीक है, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिस वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर पाता। तो आपको यही सिंपल चीज़ लिखनी है, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग या फॉर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इज़ वेरी हाई, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों नहीं कर सकता और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ क्यों नहीं कर सकता। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होंगे। देखिए अब आपको हम बताएंगे कुछ यहाँ पर हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स बताएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है, कैसे शेयरिंग करनी है। क्योंकि आपको पता होगा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, कभी भी ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन से नहीं बनते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और किन किन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस, HCl, H2O, NH3, CH4, CO2, C2H2 और C2H4। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो पहले आप लोग को पता होने चाहिए, क्योंकि आगे पूरा हमारे पास जो बॉन्डिंग आने वाली है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो आने वाली है, एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस, फिर फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे, तो सबके आप लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले आपको इतने ज़रूर आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले नाइट्रोजन देखिए कोई भी डायग्राम बनाने से पहले आपको उस जो भी एलिमेंट उसमें दिया गया, जैसे नाइट्रोजन में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन एलिमेंट दिया गया है, तो उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरूर पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कन्फिग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा। अब हमको मतलब किससे होता है, तो मेनली मतलब है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। याद रखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते समय, कोवेलेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय हम लोग को मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से है। तो जैसे नाइट्रोजन बनाया जाए, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, अब देखिए नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर N2 बना लीजिए। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करिए, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब 5 कहाँ रखे जाएंगे, तो 1, 2, 3,
ठीक है, ऐसा क्यों किया? प्रैक्टिस से किया, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनती है, कहाँ सिंगल बॉन्ड बनती है, कहाँ पर डबल बॉन्ड बनती है। यहाँ पर भी 2 और यहाँ लगा दिए, देखिए हमने ये इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के। अब सेकंड वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, तो देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए। अब देखिए क्या है कि इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 दे दे इसको, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों मतलब एक तरीके से देखा जाए नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल बनेगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस जो बनती है वो कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है, तो वहाँ पर कभी ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्या होगा? शेयरिंग होगी। अब शेयरिंग कैसे होगी? शेयरिंग का मतलब ये होता है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है, पहला जो नाइट्रोजन है वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरा जो नाइट्रोजन है वो पहले का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कैसे लेगा? अब ये चीज़ समझिएगा। अब देखिए इस वाले पहले वाले नाइट्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। तो क्या करेगा? ये वाले के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के ले लिए। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले के जो इलेक्ट्रॉन है वो ख़त्म, उसका कोई काम ही नहीं है, अब नहीं, दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है वो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। तो इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के वही बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ये पहला पेयर बन रहा है, ये दूसरा बन रहा है, तीसरा बन रहा है। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगी वो कैसी होगी? ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो नाइट्रोजन के बीच में कैसी बॉन्ड होती है? ट्रिपल बॉन्ड होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं डबल बॉन्ड पे। बहुत आसान था स्ट्रक्चर, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। एक एक करके देखते हैं सारे स्ट्रक्चर्स को। अब इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन को। पहले सिंगल बॉन्ड वाले देख लेते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है H2, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, कन्फिग्रेशन भी 1। तो मतलब किससे मतलब है हमको? सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है। तो पहले 2 हाइड्रोजन बना लीजिए, एक एटम यहाँ बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया हाइड्रोजन का और दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया। अब क्या करना है? इस हाइड्रोजन को अगर देखें ये दे नहीं सकता, पहली बात तो याद रखिएगा, शेयरिंग होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। शेयरिंग कैसे होगी? पहला वाला हाइड्रोजन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे को ले लेगा, पहले को ले लेगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए हो गया आपका ट्रांसफ़र। पहले वाले हाइड्रोजन ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अब दूसरा वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? पहले के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एक पेयर बनाया। यहाँ पर सिर्फ आपको एक पेयर दिखाई पड़ रहा होगा, इसीलिए जो हाइड्रोजन होता है उसमें जो बॉन्ड होती है कैसी होती है? सिंगल बॉन्ड होती है। तो हाइड्रोजन के बीच में कैसी बॉन्ड होगी? सिंगल बॉन्ड होगी। याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड जहाँ पर होती है तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, डबल उससे वीक होती है और ट्रिपल सबसे वीक होती है। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगी, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर होगी उसको क्या कहा जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाएगा। अनसैचुरेटेड मेनली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन को फॉलो करती हैं। कैसी रिएक्शन को? एडिशन रिएक्शन इसमें हो सकती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी होते हैं जिसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जिसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है। अब आते हैं किस पे? हाइड्रोजन के बाद आते हैं किस पे? ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया। अब आप देखिएगा ऑक्सीजन का कैसे बनेगा, बहुत आसान है। देखिए ऑक्सीजन का पहले एटॉमिक नंबर देख लीजिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखिए बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, कन्फिग्रेशन कर दीजिएगा तो 2,6 हो गया। मतलब किससे है? सिर्फ 6 से है। बना लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन बनाया, ठीक है, अब यहाँ पर भी एक और ऑक्सीजन बना दिया। अब समझिए ऑक्सीजन में आप अभी हम दिखाएंगे आपको कि इसमें 2 बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड बनेंगी। तो डबल बॉन्ड के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लीजिए, पहली बात तो है, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन आप सामने ले लीजिए उसके जस्ट। फिर बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहीं लगा दीजिए, 1 2 3 4, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 और 4। ठीक है, अब कैसे क्रिएट होगा, ये कैसे बनेगा, अब इसको समझिएगा। ये वाला ऑक्सीजन जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से ले लेगा। तो देखिए इसने सिंपल सा काम किया, दूसरे वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है एलिमेंट है, इसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन है, वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो इसका इस तरीके से हो गया। अब आप अंदर पेयरिंग देख सकते हैं, जो बॉन्ड दोनों ओवरलैप कर रही हैं, मतलब ये जो हमने गोले बनाए हैं, सर्कल्स जो बनाए हैं, जो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर दिखाई पड़ रहे होंगे। इसीलिए जो बॉन्ड बनती है ऑक्सीजन में कैसी होती है?
डबल बॉन्ड होती है। तो ये फिलहाल आप लोग को याद रखना है कि ऑक्सीजन के केस में जो बॉन्ड बनेगी वो कैसी होगी, डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं किस पे, Cl2 पे आते हैं। अब Cl2 का देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। Cl2 आपका है क्लोरीन, Cl2 क्या है, क्लोरीन है। अब देखिए Cl2 सिंपल सा है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो Cl में पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो क्लोरीन का अगर आप देखें तो क्लोरीन का अटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। 17 ही तो होता है, फ्लोरीन का होता है 9 और क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, जैसे क्लोरीन का बनेगा सेम उसी तरीके से फ्लोरीन का बनेगा और सेम उसी तरीके से आयोडीन का ही बनेगा। तो मतलब किससे है, तो इसका कन्फिग्रेशन कर लीजिए 2,8,7, मतलब किससे होगा, इस 7 से होगा। तो क्या करिए, सिंपल काम करिए, Cl लीजिए। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन बनाने, तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ बना दीजिए 7। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। दूसरा आप यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ Cl हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ बना दिए 7। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले क्लोरीन के पास अगर देखा जाए खुद के 7 इलेक्ट्रॉन से एक यहाँ से ले लेगा, कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब शेयरिंग करी इसने और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, खुद के पास 7 थे, बगल वाले से एक ले लिया उधार और क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। अब देखिए जो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों सर्कल्स, उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है। इसका मतलब जो बॉन्ड बन रही है कैसी है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है। ठीक है, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl मतलब क्लोरीन के केस में जो बॉन्ड होती है कैसी होती है, सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। आगे आते हैं, आगे देखते हैं कौन सा हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो आगे जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है HCl का। देखिए HCl का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। HCl का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। हाइड्रोजन का आप भी बताया था, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक हो जाएगा 7। अब ये हाइड्रोजन के पास एक खुद का है, दूसरा वो क्लोरीन से ले लेगा, ये बन गया। और क्लोरीन के पास खुद के कितने हैं, 7 हैं, एक बगल से ले लेगा, बन गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक ही सिंगल बॉन्ड आ रही है, तो H सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, HCl का। ठीक है, इसके बाद आते हैं NH3 पे। NH3 का मतलब होता है अमोनिया। क्या मतलब होता है, अमोनिया होता है। क्या करिए, N पहले बना लीजिए। अब N बनाने के बाद आपको क्या करना है, 3 साइड पे H रख देना है। ठीक है, 3 साइड पे आपको क्या रख देना है, H। अब नाइट्रोजन पे अगर आप देखें, पहले हाइड्रोजन का रख लीजिए, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास टोटल जो भी हम लोग ने नाइट्रोजन कन्फिग्रेशन देखा था, एटॉमिक नंबर होता है 7, कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 बना लीजिए। 3 तो इसी के सामने बना दिए, 2 ऊपर बना दीजिएगा, तो 2 यहाँ बना दिए और 3 जस्ट इसके सामने बना दीजिए, 1 2 3। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास आप देख सकते हैं सबके पास एक एक था। अब पहले हाइड्रोजन को आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए वाला हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, इसी तरीके से वाला भी कंप्लीट हो गया, इसी तरीके से वाला भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा गंदा बन रहा है, इसको थोड़ा साफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन का था, एक हाइड्रोजन का था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है कि नहीं, सिंपल सा काम है। इसके बाद आपने हाइड्रोजन तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी एक और चीज़ बची, क्या, नाइट्रोजन को ही तो कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिएगा। नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से आपने नाइट्रोजन को भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे बन जाएगा। अब देखिए जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग देखिए कहाँ कहाँ हो रही है, कि यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पे भी आपने बॉन्ड बना दी, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, N यहाँ पर H होगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा उधर बना देते हैं। देखिए N हो गया, यहाँ पर एक H, यहाँ पर दूसरा H और यहाँ पर तीसरा H। अब आप देख सकते हैं एक लोन पेयर बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे रह रहे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स करते क्या हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ मतलब ये कहेंगे रिपल्शन करते हैं, ये फोर्स लगाते हैं इस पर, तो ये रिपल्शन होता है, इन दोनों में रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है NH3 का, कुछ इस तरीके का बनता है। ये H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ होगा और एक H यहाँ होगा, और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको एक लोन पेयर कहते हैं वो ऐसे करके लग जाएंगे। तो नाइट्रोजन में याद रखिएगा जो बॉन्ड है वो पर ऐसे करके स्ट्रेट नहीं बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा। हालांकि ये चीज़ 11th में बताई जाती है, लेकिन आपको 10th में भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या है,
ठीक है, आगे देखते हैं। NH3 के बाद हमारे पास है CH4। CH4 आपको पता होना चाहिए मीथेन गैस है। मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? तो जो CNG होता है उसमें मीथेन गैस भरी जाती है, और कहा जाता है कि जो मीथेन गैस है वो इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है बहुत हद तक, ठीक है। हालांकि बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मीथेन जो गैस है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, लेकिन बाकियों से कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है। जैसे डीजल पेट्रोल से कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है कौन? मीथेन गैस। तो मीथेन का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। कार्बन पहले बना लिया, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। इसी के बाद 4 हाइड्रोजन है, तो एक वाला हाइड्रोजन हो गया, दूसरा ये हाइड्रोजन हो गया, तीसरा ये हाइड्रोजन हो गया, और चौथा ये हाइड्रोजन हो गया, और सबके ऊपर एक एक हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब क्या करना है, पहले हाइड्रोजन को आप कंप्लीट कर लीजिए। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, देखिए, ठीक है, बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब बचा कार्बन, कार्बन को तो कंप्लीट करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरा गोला बना देते हैं। ये मत करिएगा, ठीक है। पूरा गोला अगर बना देंगे तो उस गोले में हाइड्रोजन भी आ जाएगा, वो नहीं करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेके आना। तो देखिए हर एक कार्बन के पास 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो सबसे वो क्या कर लेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, कहाँ पर हो रही है, एक यहाँ 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 हो रही है। तो अगर कार्बन मीथेन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा बनेगा, CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर किसका, मीथेन का। याद रखिएगा मीथेन के बारे में कि ये एल्केन फैमिली का है। किस फैमिली का है, एल्केन फैमिली का है। और क्या, कौन सा मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, पहला मेंबर है किस फैमिली का, एल्केन फैमिली का। और अगर आपसे पूछा जाए कैसा कंपाउंड है, तो याद रखिएगा ये क्या है, एल्केन है, सैचुरेटेड है, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फिलहाल बाद में बताएंगे, अभी आते हैं आगे। तो मीथेन के बाद अगला जो हमारे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखिए क्या होना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनना है, बहुत आसान है, ठीक है। कार्बन, तो पहले कार्बन बना लीजिए। अब आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, ठीक है। अब यहाँ बच्चे सोचेंगे 4 ऐसे नहीं बनाने, ठीक है, 4 ऐसे ना बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा है। तो यहाँ पर 2 कार्बन के इधर आ गए, 2 कार्बन के इधर आ गए, ठीक है। ऑक्सीजन पे अगर आप देखेंगे टोटल कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, ठीक है। 2,6 कन्फिग्रेशन, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाइए। तो 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ सामने बनाइएगा। इसी तरीके से 2 इसके सामने बना दिए, 2 3 4 5 और 6 यहाँ बना दीजिए, ठीक। अब देखिए ये कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैसे, 4 खुद के थे, 2 इधर से लेगा, 2 इधर से लेगा, सिंपल सा देखिए समझिएगा। तो कार्बन ने क्या कर लिया, 4 खुद के थे, 2 लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से लिया, 2 राइट वाले ऑक्सीजन से लिया, कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन पे आइए, इसके ऑक्सीजन के पास कुछ 6 हैं, 2 यहाँ से ले लेगा, 8 हो जाएंगे। देखिए हो गए ना 8, कुछ इस तरीके से इसने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस वाले ऑक्सीजन के पास देखिए 6 खुद के हैं, 2 इधर से ले लिया, 8 हो गया, कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन। अब बहुत ध्यान से देखिए जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जो बॉन्ड बन रही है वो कैसी बन रही है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CO2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, इसके बाद आएंगे किस पे, C2H2 पे। C2H2 हम बताएंगे, C2H4 आप बताइएगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर आप लोग ने बनाया, ठीक है। तो C2H2 भी बता देते हैं। C2H2 आपका जो है, C2H2 क्या है, तो ये है इथाइन है, नाम इसका याद रखिएगा, दिस इज़ इथाइन। और ये जो है ये क्या है, ईथीन है, ठीक है। नीचे वाला इथीन है, डबल बॉन्ड होगी, इथाइन में कैसी बॉन्ड होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगी। ये सारी बातें हम लोग आगे अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो C2H2 अगर देखें तो कार्बन पहले 2 बना लीजिए, हाइड्रोजन भी 2 बना लीजिए, एक यहाँ हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ हाइड्रोजन। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। इसी तरीके से इसके कार्बन भी 1 2 3 और एक यहाँ हो जाएगा 4। हाइड्रोजन के पास 1 है तो यहाँ हाइड्रोजन का लगा दिया, यहाँ इस वाले हाइड्रोजन का लगा दिया। अब समझिए पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लीजिए, हाइड्रोजन वाला कंप्लीट हो गया, ये भी हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब कार्बन को, पहले लेफ्ट वाले कार्बन को कंप्लीट करेंगे, कैसे कंप्लीट होगा, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इस वाले कार्बन को देखिए तो 6 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, तो ये भी क्या कर लेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए जहाँ पर पेयरिंग हो रही है, मतलब जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो एक ये है ओवरलैपिंग, एक ये है, एक ये है। सिमिलरली एक ये ओवरलैपिंग और एक ये ओवरलैपिंग,
ठीक है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। चलिए ये तो हो गया आपका इथाइन का स्ट्रक्चर। अब आप लोग बताइएगा कि इथाइन के केस में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन केस ऑफ इथाइन। इथाइन के केस में आपको बताना है कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। चलिए इथीन का ही बता देते हैं। इथीन में कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है आगे, क्योंकि डिस्कस करना ही है। आप फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं इथीन के केस में, देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनना है। तो पहले आप 2 कार्बन ले लीजिए, सिंपल सा काम है, 2 कार्बन आपने ले लिए, ठीक है। और बाकी दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे। अब क्या करना है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से यहाँ पे कर दीजिए 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के पास पता ही होगा आप लोग को, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका और 1 इसका। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट करिएगा, याद रखिए। पहले जो भी बॉन्ड बनेगा किसका बनेगा, हाइड्रोजन का बनेगा। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं इस वाले कार्बन पे, ठीक है। इस वाले कार्बन का क्या करेंगे समझिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसानी ही है, ठीक है। कैसे होगा समझिए। तो इस वाले कार्बन पास देखेंगे तो 2 2 4 2 6। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात आ गई। अब आपको समझना क्या है कि 2 यहाँ के हैं, 2 यहाँ के, 4 2 6 और 2 इधर से भी लेना पड़ेगा, तभी कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। तो इस तरीके से बॉन्ड हो गया। इस तरीके से यहाँ देखें 2 2 4 2 6 और 2 ये हो जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड यहाँ पर बन गई आपकी पूरी, ठीक है। अब आप स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाएंगे, कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। एक यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है 2, एक यहाँ हो रही है, एक यहाँ हो रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आप स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे एक H हो गया, नीचे एक H हो गया, इधर एक H हो गया, इधर एक H हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, इथीन का, ठीक है। याद रखिएगा इथीन जो है ये दोनों फर्स्ट मेंबर हैं, ठीक है, फर्स्ट मेंबर हैं। अगर इथाइन है तो ये किसका पहला मेंबर है, तो एल्काइन का पहला मेंबर है, ठीक है। और जो इथीन है ये पहला मेंबर किसका है, तो एल्कीन का पहला मेंबर है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप लोग को बताना है टोटल कोवेलेंट बॉन्ड इथाइन में और इथीन में कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब इथाइन में अलग बताइएगा और इथीन में अलग बताइएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन अभी हमने आपको दिया, जो चैप्टर था आपका कार्बेंट्स कंपाउंड का। आगे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एल्काइंस का और फंक्शनल ग्रुप्स का करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।